हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने देखा कि रिलायंस जियो और रिलायंस का डीमर्जर हुआ। और डीमर्जर क्यों किया जाता है? वैल्यू अनलॉकिंग करने के लिए। कई दफ़े वैल्यू अनलॉकिंग सही में होती है, कई दफ़े उसमें सिर्फ गैस होता है। तो वैल्यू अनलॉकिंग को हम सही टर्म्स वैल्यू अनलॉकिंग मानते हैं जब उसके बिजनेस में भी उसी तरीके का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। रिलायंस के केस में हमने देखा कि अभी बिजनेस, उसके फुल स्केल बिजनेस ऑपरेशंस शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन वो थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी बन गई है बजाज ट्विंस के बाद, और उसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। और उसके कारण क्या है वो हमने अपने पुराने वीडियोज़ में सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर किए हैं। अब चाहे तो उस वीडियो को जाके रेफ़र कर सकते हैं। और अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें वैल्यू अनलॉकिंग की, तो 2008 में हमने इसी स्केल का एक डीमर्जर देखा था, वो भी बजाज के केस में, जब बजाज के फाइनेंस कंपनीज को डीमर्ज कर दिया गया था और 2 नई कंपनीज बनाई गई थी। और इतने सालों में उन्होंने अच्छा बिजनेस बनाया और काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डिंग वैल्यू भी जो है शेयर होल्डर्स को दी। हालांकि मैं उनके बिजनेस करने के तरीके का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो सड़क छाप तरीके से स्पैम कॉलिंग करके जो है अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, वो मैं सही नहीं मानता। और वो काफ़ी जनता को उन्होंने इस तरीके से परेशान किया है। हालांकि उनके जो प्रमोटर है उन्होंने कहा है कि अब वो ये सब बंद कर रहे हैं। और इसी तरीके का एक डीमर्जर अब एक फ्रेश केस हमें देखने को मिल रहा है आईटीसी के केस में। तो क्या हो रहा है आईटीसी के केस में? तो बोर्ड के सामने एक प्रपोजल गया है जिसमें यह कहा गया है कि उनके होटल बिजनेस को डीमर्ज कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि आईटीसी सिगरेट्स, टोबैको के अलावा और भी कई सारे फील्ड में काम करती है। उसमें से एक जो है होटल बिजनेस भी है, तो उसको वो अलग करने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो पूरी तरीके से उसको अलग नहीं, डीमर्ज नहीं करेंगे। 40% होल्डिंग अभी भी पेरेंट कंपनी के पास रहेगी, 60% को वो डीमर्ज करेंगे। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, उन्होंने फुल्ली डीमर्ज क्यों नहीं किया, उसके कारण के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये किया जाएगा। अभी इसका पूरे डिटेल्स नहीं आए हैं कि आईटीसी के शेयर होल्डर्स को कितने शेयर मिलेंगे, नई कंपनी की कब लिस्टिंग होगी। 14 अगस्त को उनकी बोर्ड मीटिंग है और उसके बाद वो डिटेल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये एक अच्छा कदम है क्या शेयर होल्डर्स के लिए? वो वेल्थ क्रिएट करेगा क्या? नई कंपनी जो होटल्स की है उसमें ज़्यादा प्रॉमिस है क्या? इस डीमर्जर से आईटीसी के स्टॉक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? तो इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि इस डीमर्जर की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, काफ़ी टाइम से शेयर होल्डर्स इस बात की आस लगाए थे कि आईटीसी में डीमर्जर होने वाला है, और उनको उम्मीद ये थी कि डीमर्जर शायद रिटेल में हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और डीमर्जर होटल बिजनेस में हो गया, जो कि एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट था। लेकिन अगर आप डेटा को देखेंगे तो ये एक सही कदम लगता है कंपनी के पर्सपेक्टिव से। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए पहले डेटा को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखिए, आईटीसी इन सेगमेंट्स में काम करती है: टोबैको, एफएमसीजी, होटल्स, एग्री बिजनेस, पेपर एंड फ्यू अदर बिजनेसेस आर देयर। अब अगर उनके टोटल रेवेन्यू को देखें, उनका परसेंटेज, कौन सा बिजनेस कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो 41% रेवेन्यू टोबैको से आता है, सिगरेट से। 25% जो है एफएमसीजी से आता है, 3.5% होटल से आता है, 16% एग्रीकल्चर से आता है, पेपर से 9.5% आता है और 4.3 अदर से आता है। अगर आप होटल्स को देखिए तो सबसे कम रेवेन्यू होटल्स जो है देता है। अगर आप देखिए तो ओनली 3.5% रेवेन्यू होटल कंट्रीब्यूट करता है। अब प्रॉफिट को जरा आप देखिए तो 75.4% प्रॉफिट जो होता है सिगरेट जो है देता है, बिजनेस देता है, और 5.5% प्रॉफिट एफएमसीजी देता है, होटल्स 2.2% देता है, एग्रीकल्चर 5.5 देता है, पेपर 9.2 देता है और अदर्स 2.2 देता है। लेकिन अगर आप कैपेक्स देखें, कैपेक्स यानी कि कितना उनको इन्वेस्टमेंट बिजनेस को ग्रो कराने में और तरह तरीके के इन्वेस्टमेंट करने में उनको पैसा वो खर्च करते हैं, तो कैपेक्स अगर देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 19.6% होटल्स से आता है और
अगर आप दूसरे बिजनेस भी देखें तो इनमें भी काफ़ी सारा पैसा जाता है, एफएमसीजी में भी ऑफ कोर्स जाता है। तो उनके जो टॉप प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर हैं, तो आईटीसी के जो टॉप रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स हैं वो ये दोनों हैं, टोबैको प्लस एफएमसीजी। यही एक तरीके से उनका मेन बिजनेस है। तो डीमर्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप रेवेन्यू इतना कम दे रहे हैं, आप प्रॉफिट भी कुछ नहीं दे रहे हैं, और माल आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको ही चाहिए। देखिए, होटल बिजनेस, कोई एक नया होटल बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। आप इमेजिन करिए, आपको लैंड लेना पड़ता है, इतनी बड़ी इमारत बनानी पड़ती है और सारे लग्जरियस आइटम्स आपको खरीद के उसमें लगाने पड़ते हैं, तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी होता है। और जिस तरीके की अभी सिनेरियोज़ हैं, हर कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है और बजट होटल्स, बजट एयरलाइंस में ट्रैवल करने की बात हो रही है, तो बिज़नेस भी उस तरीके से उसमें नहीं आ रहा है। काफ़ी टाइम से हमने नहीं सुना है कि 5 स्टार होटल्स में जो है ऑक्यूपेंसीज फुल रहती है। तो इस कारण से कंपनी ने एक अच्छा कदम उठाया है। तो वो कह रहे हैं कि आप इस कंपनी को एक अलग कंपनी बना देंगे, इससे जो है हमारा जो आईटीसी का पैसा जो इस बिज़नेस में इन्वेस्ट होता है वो बच जाएगा, तो फ्री कैश फ्लो जो है आईटीसी कंपनी के पास रह जाएगा। साथ ही अब आपने एक होटल की एक फ्रेश अलग कंपनी बना दी। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि आप एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर ला सकते हैं, आप चाहें तो कुछ दूसरे होटल्स को आप एक्वायर कर सकते हैं, टेक ओवर कर सकते हैं, तो तरीके के आप जो है वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। आप चाहें तो एक नए बजट होटल्स की चेन भी खोल सकते हैं, तो आपके जो तमाम आपके नए एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। जबकि अगर आप ये बिज़नेस आईटीसी में करते और एक नया इन्वेस्टमेंट ढूंढते, तो नया इन्वेस्टर आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा? जब नया इन्वेस्टर आएगा तो बोलेगा आप तो टोबैको में भी कर रहे हैं, आप तो पेपर में भी कर रहे हैं, एग्री में भी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम आपकी कंपनी में क्यों करें? तो ये प्रॉब्लम आईटीसी जो है फेस कर रहा था, जो कि ऐसा करने से अब वो नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आईटीसी फेस कर रहा था, और अब डीमर्जर करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और उनको नए इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो क्या शेयर होल्डर्स के लिए ये एक फ़ायदे का कदम होगा? तो आइए इसको हम 2 लेवल्स पे डिस्कस करते हैं। पहला ये कि अभी तो डिटेल्स आने बाकी हैं कि अगर आप आईटीसी का शेयर होल्ड कर रहे हैं तो आपको कितने होटल्स के जो शेयर्स मिलेंगे, और शायद कंपनी ये भी बताए कि उनके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं इसको लेके। तो अभी ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, तो हमें ये देखना है कि अगर हम नए जो कंपनी है होटल्स की उसके शेयर को होल्ड करते हैं, करेंट सिनेरियो को हम बेस बनाकर अगर करते हैं, तो क्या हमारे लिए ये एक सही कदम होगा? क्या होटल का बिजनेस जो आईटीसी का है उसमें फ्यूचर है? आइए इसको थोड़ा समझते हैं। तो अगर आप देखिए, ये जो लिस्टेड होटल्स के प्लेयर हैं उसका कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर आप देखिए, यहाँ पर 5 जो हैं होटल्स के प्लेयर हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखिए तो इंडियन होटल्स के रेवेन्यू हैं 5809 करोड़, और सेकेंड लार्जेस्ट जो है आईटीसी का है और इनके रेवेन्यू 2689 करोड़ है। और उसके बाद जो EIH होटल है वो भी क्लोज है, टक्कर इनको दे रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये सेकेंड लार्जेस्ट जो होटल की कंपनी बन जाएगी। और प्रॉफिट भी अगर आप देखिए तो प्रॉफिट के मामले में भी जो कंपनी पीछे नहीं है, वो भी सेकेंड लार्जेस्ट होटल है लिस्टेड प्लेयर्स में, और प्रॉफिट भी हमें जो है अच्छा खासा डिसेंट दिख रहा है। तो कंपनी होटल्स बिजनेस भी आईटीसी का प्रॉफिटेबल, ऐसा नहीं है कि घाटे में चल रहा है। लेकिन अगर आप होटल्स 5 स्टार होटल्स और 4 स्टार होटल्स के ग्रोथ की बात करें तो आपको क्या लगता है? देखिए, ज़्यादातर जो बुकिंग होती है, कुछ अल्ट्रा रिच लोग अपने पैसे से ज़रूर वहाँ जाके खाना खाते हैं और रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखिए उनकी बुकिंग कॉरपोरेट्स से आती है। और कॉरपोरेट्स में अगर आप देखिए तो ज़्यादातर कॉरपोरेट्स अब कॉस्ट को कट कर रहे हैं, और कॉरपोरेट्स जो हैं पूरे पैसे भी नहीं देते, उनको स्पेशल डील दिया जाता है, जो कि हम जिस पैसे से वहाँ पे रूम लेते हैं अगर कॉरपोरेट को उससे हाफ से भी कम रेट पे मिलता है। तो इस लग्जरी सेगमेंट में हमें तो नहीं लगता कि इतना ग्रोथ पॉसिबल है कि शेयर होल्डिंग वैल्यू जो है काफ़ी हाई लेवल तक पहुँच जाएगी। ऑफ कोर्स स्लो एंड स्टीडी एक एवरेज रेट से ये इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी, जैसे कि करती आ रही है। कोई ड्रामेटिक ग्रोथ हमें इसमें नहीं दिखता। लेकिन
कंपनी ने अगर ऐसा किया है डीमर्जर का, और आईटीसी टाइप की कंपनी जिसका मैनेजमेंट वर्ल्ड क्लास है, तो ज़रूर सोच समझ के किया होगा। और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एक नए बजट होटल चेन्स की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ अपने तरफ से स्पेकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर वही है और आईटीसी के पास कोई बजट के चेन के होटल्स भी नहीं है। तो अगर वो वैसा कुछ शुरू करते हैं और उसमें तरह तरीके के सुविधाएं देते हैं और अफोर्डेबल रेट्स पर करते हैं, तो शायद ये स्ट्रैटेजी क्लिक कर जाए। तो आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा कि वो इस नई कंपनी में किस तरीके की बिजनेस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आईटीसी ने जो पूरा का पूरा कंपनी को डीमर्ज क्यों नहीं किया, क्यों 40% की होल्डिंग अपने पेरेंट कंपनी पर रख दी। उसकी बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये कि ब्रिटिश टोबैको कंपनी जो है, जो आईटीसी में एक बड़ा शेयर होल्डर है, और अगर वो पूरा का पूरा डीमर्ज कर देते तो वो आईटीसी से एग्जिट कर जाती। तो इस वजह से उन्होंने नहीं किया, उनके वैलिड रीजंस होंगे, लेकिन ये शेयर होल्डर्स के लिए एक नेगेटिव है। अगर वो 5-10% रख लेते तो शायद वो नेगेटिव इतना नहीं होता। और यही वजह है कि अगर आप देखिए तो शेयर प्राइस में पिछले कई दिनों से हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो ये जो नई कंपनी बनेगी उसके शेयर का क्या फ्यूचर है, इस वक्त उसको प्रॉपरली स्पेकुलेट करना बहुत मुश्किल है। अभी इंफॉर्मेशन आएगी तभी हम ये जज कर पाएंगे कि क्या वहाँ पर कितना पोटेंशियल है, क्या शेयर होल्डर्स के लिए कितनी वैल्यू वो क्रिएट करेगा। तो आने वाले टाइम में ही इसका पता चलेगा। लेकिन अगर हम पेरेंट कंपनी की बात करें तो पेरेंट कंपनी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारा आईटीसी का पैसा इन बिजनेस को फंड करने में जा रहा था। तो फ्री कैश फ्लो जब बढ़ेगा तो हो सकता है वो नए बिजनेस को फंड कर सकें, कोई नए एरिया में कदम रखें, या जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको और भी रफ्तार से ग्रो करें। तो उनकी अगर ग्रोथ स्ट्रेटजी को देखिए तो वो क्या कर रहे थे कि यहाँ से वो पैसे एक्चुअली में कमाते हैं टोबैको बिजनेस से। 41% आप देखिए रेवेन्यू टोबैको से आता है और 75% जो है प्रॉफिट टोबैको से आता है, और उस पैसे को वो बाकी के बिजनेस पे फंड कर रहे थे। लेकिन इस डेवलपमेंट से हमें ये पता चलता है कि अब शायद आईटीसी वो स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा है। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि ये कंपनीज भी धीरे धीरे डीमर्ज्ड हों। तो ये एक पहला इंडिकेशन है कि कंपनी अपने एक नए ग्रोथ स्ट्रेटजी के तरफ जा रही है। और इमेजिन करिए कल को अगर ये डीमर्ज हो जाता है, ये डीमर्ज हो जाता है, ये डीमर्ज हो जाता है, तो किस तरीके की वैल्यू एडिशंस होगी। तो ये डेवलपमेंट अगर हम देखें शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव लगता है, और उसके कारण क्या है। पहला, उन्होंने पूरी तरीके से उस कंपनी को डीमर्ज नहीं किया। दूसरा कारण ये है कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि एफएमसीजी डीमर्ज होगा, लेकिन होटल बिजनेस डीमर्ज हो गया। तो इन दो कारणों से थोड़ा नेगेटिव जो है आईटीसी के स्टॉक में है। और अभी आईटीसी ने 492 का हाई लगाया था, और जब वो हाई लगाया था तो वो एचयूएल से भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी हो गई थी मार्केट कैप के पर्सपेक्टिव से, और उसके बाद हमें स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिख रही है। तो अब यहाँ से आईटीसी के स्टॉक में क्या करना चाहिए। दोस्तों, आईटीसी हमारा फेवरेट स्टॉक रहा है। पिछले 2-2.5 सालों से मैं इस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। इसे हमने अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड किया था, 200 रुपीज़ के आसपास इसको ऐड किया था, और अच्छा खासा हमें उसमें रिटर्न भी देखने को मिला। जब हमने ऐड किया तो काफ़ी लोगों ने आईब्रोज रेज किए थे कि क्या आप एक थकेले स्टॉक को ऐड कर रहे हैं। और देखिए, आईटीसी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा पिछले 2 सालों में। लेकिन अब इस डेवलपमेंट के बाद एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव स्टॉक में आ सकता है, और उसकी वजह क्या है कि आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सेलिंग हुई है। 2 दिन अच्छी खासी सेलिंग हुई है और हाई वॉल्यूम में सेलिंग हमें होती हुई दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 492 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक में करीब 30-40 रुपए का गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि अब रिकवरी हो रही है, लेकिन आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अब यहाँ से स्टॉक थोड़ा और नीचे जाके गिर जाए। तो क्या हमें इस लेवल पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। देखिए, अगर हमने 200 लेवल पे ख़रीदा हुआ है तो हम चौड़े होके स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, हमने बहुत अच्छे वैल्यू पे स्टॉक को पकड़ा है। लेकिन अगर हम इस लेवल पे एंट्री करना चाहते हैं,
अगर करना चाहते हैं तो आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए एक बड़े फॉल के लिए, मिनिमम 150 पॉइंट्स के फॉल के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आप इतना फॉल झेल सकते हैं, तो इस लेवल पर आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि फॉल आएगा या नहीं आएगा, तो हमें थोड़ा सा बैलेंस हो गया। अगर आप सेफ्टी से खेलना चाहते हैं तो वेट फॉर अ बिगर करेक्शन। अगर आप इम्पेशेंट हैं, यू डोंट माइंड लूजिंग 150 रुपीज़, देन यू कैन एंटर एट द करेंट लेवल। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से 150 रुपये तक की गिरावट को ध्यान में रखकर जो है इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक डिफेंसिव स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट है। मुझे इस कंपनी पे तो पूरा भरोसा है और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक विल कंटिन्यू टू डू वेल। तो आइए दोस्तों, अब थोड़ा हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं अपने ट्रेडर्स दोस्तों के लिए। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अब जो है थोड़ा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। पहले ऑल टाइम हाई पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेलिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो ऑल टाइम हाई पे कभी भी सेलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। और वेट करने का तरीका क्या होता है कि पहले थोड़ा सा गिरने दो, फिर थोड़ा चढ़ने दो, और फिर सेकेंड फॉल पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। और जब ऐसे पे हम सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो इसका हाई हमारा जो है यूजुअली स्टॉप लॉस हम रखते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, दुनिया भर के ट्रेडर्स इसी तरीके से शॉर्ट करते हैं हाई लेवल पे। तो यहाँ पर अभी हम 19,700 के आसपास इस वक्त चल रहे हैं, तो हमें अगर सेल करना हो तो हमारा जो लेवल होगा वो 19,660, ये लेवल के नीचे ही हमें सेल करना चाहिए। तो अभी मेरे ख्याल से ये थोड़ा और गिरना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक और रिवर्सल भी हो सकता है। तो थोड़ा हमें, और जब गिरेगा और वो गिरावट हमें और भी जगह से एफएनओ डेटा से हमें कंफर्म मिलेगा, तभी हमें इसे सेल करना चाहिए। फिलहाल इस लेवल को ध्यान में रखकर हम सेलिंग कर सकते हैं और हमें टाइट स्टॉप लॉस रखना है। वंस अगेन, अगर इस लेवल के आसपास मार्केट जाता है तो हमें अपनी पोजीशंस को क्विकली कट करना है। मिरेकल के लिए वेट नहीं करना है कि अब और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। अब दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कुछ इस वक्त खास ट्रेड बनता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास ही घूम रहा है, तो अभी शॉर्टिंग का सीन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अभी थोड़ी गिरावट के बाद जब वापस से थोड़ा चढ़ेगा और फिर गिरेगा, तब हमें सेलिंग का हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो सेलिंग के तो कोई सीन नहीं है। बाइंग का अगर हम बात करें तो बाइंग में कहां पर हम कर सकते हैं, तो बाइंग का जो हमारा लेवल है वो इस लेवल पर है। एक बार फिर जो है स्टॉक को ऊपर जाना है और तभी हम बाइंग कर सकते हैं, और वो लेवल जो निकल कर आता है वो 46,264, ये हमारा बाइंग का लेवल रहेगा। तो इस लेवल पर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बैंक निफ्टी को पूरी तरीके से अवॉइड करूंगा और निफ्टी को ही ट्रेड करना पसंद करूंगा, और वो भी शॉर्ट साइड में। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।